परछाई एपिसोड 228। अब आगे रक्षित दृष्टा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्यों? दृष्टा अपनी भयानक आवाज में कहती है, ये मेरी शिकार है और अपना शिकार मैं किसी और को करने नहीं देती। रक्षित गुस्से से कहता है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दृष्टा बेपरवाही से कहती है, कोई भी अंजाम मुझसे बुरा नहीं हो सकता। इसके बाद रक्षित दृष्टा पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है और उसी वक्त उसे समझ आ जाता है कि दृष्टा समायरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दृष्टा पर हमला करते ही रक्षित खुद ही घायल हो जाता है। अब दृष्टा और रक्षित की लड़ाई शुरू हो जाती है। समायरा जमीन पर पड़े हुए हैरानी से ये सब देख रही थी। वो दोनों ही बहुत ताकतवर थे। कभी दृष्टा रक्षित पर भारी पड़ती तो कभी रक्षित दृष्टा पर। उन दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी, उन्हें अपने शरीर की किसी भी चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब तक समायरा दृष्टा के वहां आने का इंटेंशन समझ चुकी थी। अगर समायरा रक्षित के हाथों मारी जाती तो दृष्टा को समायरा की वो शक्तियां कभी नहीं मिल पाती जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रही थी। समायरा की नज़र उन दोनों से हटकर विवेक पर जाती है, जो अपनी पूरी क्षमता से उन रक्षकों से लड़ रहा था। उसे देखकर समायरा फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना अटैक शुरू कर देती है। इधर अर्नव और निशा चलते हुए उस तीसरी गुफा के अंदर जा रहे थे। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो दोनों अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट के सहारे आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों का चेहरा काफी सीरियस था और वहां बिल्कुल खामोशी थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए निशा अर्नव से कहती है, अर्नव सर, आपसे एक सवाल पूछूं? अर्नव आगे बढ़ते हुए कहता है, जरूरी है। निशा सीरियस होकर कहती है, हाँ जरूरी तो है। ये सवाल मैं आपसे काफी टाइम से पूछना चाहती थी। अगर आज मैं मर गई तो ये सवाल अपने साथ लेकर ऊपर नहीं जाना चाहती। निशा की बातें सुनकर अर्नव कहता है, हाँ पूछो। निशा उत्सुकता के साथ कहती है, आपको समायरा से कैसे प्यार हो गया? निशा का सवाल सुनकर अर्नव के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर हैरानी से निशा को देखने लगता है। निशा अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, क्या ये इतना डिफिकल्ट सवाल है? अर्नव कहता है, निशा तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं? निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, वो दोनों अलग अलग देश में मेरे अलग अलग स्टेप मॉम डैड के साथ रहते हैं। उनका डिवोर्स हो गया है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? अर्नव सार्केस्टिक वे में कहता है, मैं उनसे मिलकर ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या खाकर तुम्हें पैदा किया है। निशा अपना सर खुजाते हुए कहती है, हर कोई उनसे यही क्यों पूछना चाहता है? अर्नव थोड़ा चिढ़कर कहता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि तुम क्या चीज हो। यहाँ हमारी मौत सामने खड़ी है और तुम्हें ये जानना है कि मैं समायरा से क्यों प्यार करता हूँ। ये कहकर अर्नव फिर से आगे बढ़ने लगता है। निशा भी अर्नव के पीछे चलते हुए अपना मुंह बनाकर कहती है, अब जो सवाल मन में है उससे तो पूछूंगी ही ना। मुझसे इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। अर्नव कुछ नहीं कहता। निशा पीछे से उनके कंधे को पोक करते हुए कहती है, अर्नव सर, आप जवाब देने वाले हो या नहीं? अर्नव पीछे मुड़कर घूरते हुए एक नज़र निशा को देखता है। ये देखकर निशा थोड़ा डरते हुए कहती है, समझ गई, आप नहीं बताना चाहते। अर्नव फिर से सामने देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और निशा भी उसके पीछे पीछे चलते जाती है। कुछ देर चलने के बाद अर्नव के कदम रुक जाते हैं। ये देखकर निशा कहती है, अर्नव सर, अब क्या हुआ? अर्नव बिना कुछ कहे मोबाइल की लाइट सामने कर देता है। वो गुफा अब खत्म हो चुकी थी। सामने देखते ही निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुफा के लास्ट में पत्थर पर एक कंकाल ध्यान मुद्रा में बैठा था। निशा हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ कहती है, हमें वो मिल गया। अर्नव निशा को देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल। अर्नव अब उस कंकाल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द इसे इस कुएं से बाहर लेकर जाना होगा। अर्नव बड़ी तेजी से उस कंकाल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही अर्नव उससे 2 कदम की दूरी पर पहुंचता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। अर्नव को एहसास होता है कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया है। अर्नव कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हुआ? निशा सीरियस होकर कहती है, आप इस नहीं ले जा सकते। अर्नव को निशा की बातें समझ नहीं आती। निशा बिना कुछ कहे अर्नव के हाथ से वो कटार लेकर उसे उस कंकाल पर चला देती है। अर्नव निशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक निशा ने अपना काम कर दिया था। वो कटार जैसे ही उस कंकाल तक जाता है, उस कंकाल के चारों तरफ एक तरह का एनर्जी ब्लास्ट होता है। ये देखकर निशा और अर्नव नीचे झुक जाते हैं। कुछ ही पलों में वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। इधर युवराज और मारीच एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। सुहानी युवराज के पीछे घबराई हुई खड़ी थी,
उसे पता नहीं था कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। मारीच बहुत ताकतवर था और युवराज के लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी युवराज उस पर अटैक कर रहा था और उसके हर हमले को खुद तक और सुहानी तक आने से रोक रहा था। निशा के उस वार से जैसे ही उस कंकाल का सुरक्षा कवच टूटता है, मारीच को इस बात का एहसास हो जाता है। मारीच गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, उसकी रक्षा करो। मारीच की चीख इतनी तेज और भयानक थी कि उसकी आवाज सिर्फ गुफा में ही नहीं गूंज रही थी बल्कि विशिंगवेल और सिंघनिया मेंशन के बाहर तक जा रही थी। उस आवाज को सुनकर सारे रक्षक समझ जाते हैं कि कोई मारीच के कंकाल तक पहुंच गया था। ये समझते हुए सब अपनी पूरी ताकत लगाकर विशिंगवेल के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन विशिंगवेल को समायरा, विवेक और बाकी के अघोरियों ने घेर लिया था और जहां से युवराज और बाकी लोग अंदर गए थे, उसके बाहर शिशिर पहरा दे रहा था। शिशिर अकेला ही सभी रक्षक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कुछ रक्षक तहखाने से होते हुए विशिंगवेल के अंदर जा रहे थे, जिन्हें रोकने वाला को नहीं था। उस तीसरी गुफा में सब कुछ शांत हो जाने के बाद निशा और अर्नव फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो कंकाल अभी भी उसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। अर्नव हैरानी के साथ निशा से कहता है, तुमने अभी अभी क्या किया? निशा एक गहरी सांस लेकर कहती है, आपको क्या लगता है मारीच ने ऐसे ही अपना कंकाल छोड़ दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले ही शक था कि उसने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो जरूर किया होगा। अर्नव निशा से इम्प्रेस होकर कहता है, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? निशा कहती है, एक्सपीरियंस अर्नव सर, एक्सपीरियंस। मैं इन मामलों में इतनी एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ कि सोच रही हूँ ये सब खत्म होने के बाद भूख भगाने का स्टार्टअप शुरू कर दूँ। ये सुनकर अर्नव को हंसी आ जाती है। वो कहता है, क्या चीज़ हो तुम? इस स्ट्रेस में भी तुम बकवास कर सकती हो। निशा उस कंकाल के पास जाकर उसे गौर से देखते हुए कहती है, बॉर्न टैलेंट है, मैं कभी भी बकवास कर सकती हूँ। ये कहकर निशा धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उस कंकाल को छूती है। वो देखना चाहती थी कि क्या अब भी उस कंकाल पर किसी तरह प्रोटेक्शन है। अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, ओह नो। निशा कहती है, क्या हुआ? अर्नव परेशान होकर कहता है, हम इसे कुएं से बाहर लेकर कैसे जाएंगे? इसे हटाते ही इसके पार्ट्स टूटकर नीचे गिरने लगेंगे। हमें ये पूरा कंकाल लेकर ऊपर जाना है। निशा बिना कुछ कहे पीछे लटका हुआ अपना बैग सामने लाती है और उससे एक 5 से 6 फीट का कैरी बैग बाहर निकाल कर कहती है, मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई हूँ। अर्नव निशा से वो बैग ले लेता है और जैसे ही वो उस कंकाल को उठाने वाला होता है, उसकी उम्मीद के अनुसार वो कंकाल टूटकर नीचे गिरने लगता है। अब तक उस कवच ने उसे स्थिर रखा हुआ था। निशा और अर्नव बिना देर किए उस कंकाल के टुकड़ों को उठाकर उस कैरी बैग में डालने लगते हैं। कुछ ही देर में जब उनका काम पूरा होता, उन्हें किसी के तेजी से वहां आने की आहट सुनाई देती है। निशा और अर्नव अलर्ट हो जाते हैं। अर्नव गुफा के रास्ते को देखते हुए कहता है, लगता है उन्हें पता चल गया है कि हम इस कंकाल तक पहुंच गए हैं। शायद वो हमें मारने आ रहे हैं। ये कहते हुए अर्नव के माथे पर भी पसीने आ रहे थे। अर्नव जानता था कि वो एक नॉर्मल इंसान है और इन सब का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। और इस वक्त बात सिर्फ उसकी नहीं थी, निशा भी उसके साथ थी। निशा की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी अर्नव की ही थी। धीरे धीरे किसी के आने की आहट तेज होने लगती है। अब निशा और अर्नव का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। निशा डरते हुए कहती है, अर्नव सर, क्या हम मरने वाले हैं? अर्नव अपनी कतार पर पकड़ मजबूत करके उस रास्ते को देखते हुए कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। निशा को इस वक्त युवराज की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली है। निशा ऊपर देखकर लगभग रोते हुए कहती है, अगर मैं मर गई ना, तो ऊपर आकर आपका जीना हराम कर दूंगी। अर्नव कहता है, इस टाइम पर भगवान से प्रे करते हैं, उन्हें धमकी नहीं देते। अर्नव की बात पूरी होते ही वहां एक रक्षक आ जाता है। अर्नव पहले से ही तैयार था। उस रक्षक के आते ही वो अपने हाथ में रखी कतार को उस रक्षक के गले पर निशाना लगाकर फेंक देता है। वो रक्षक फौरन जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल एक और रक्षक उनके सामने आ जाता है। कतार अब अर्नव से दूर था। अर्नव फौरन अपनी पिस्टल निकालकर उस रक्षक पर चलाने लगता है। उस पिस्टल से रक्षक पर कोई असर तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ कदम पीछे जरूर हो जाता है। अर्नव बड़ी फुर्ती से जमीन और पड़े रक्षक के पास जाता है और उसके गले से कतार निकालकर दूसरे रक्षक के गले में उसे घुसाकर फिर से उसे निकाल लेता है। निशा ये सब देखकर बहुत हैरान थी। अर्नव बिना पौवे के ही अब तक 3 रक्षकों को मार चुका था और ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं था। अर्नव निशा के पास आकर वो कैरी बैग उठाते हुए कहता है, चलो अब।
निशा हाँ में अपना सर हिलाती है और वो दोनों आगे बढ़ जाए हैं। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें अपने सामने एक और रक्षक खड़ा दिखाई देता है। अर्नव फिर से उस कतार को आगे बढ़ाने ही वाला होता है, तभी उस रक्षक की आवाज सुनाई देती है, सोचना भी मत। उस रक्षक ने अपना एक हाथ उन दोनों की तरफ बढ़ाया हुआ था। उसके हाथ के चारों तरफ काले धुएं की तरह कुछ घूम रहा था। उस रक्षक के कहने का मतलब साफ था कि अगर अर्नव ने अपना हाथ 1 इंच भी हिलाया तो एक पल में ही वो उन दोनों को खत्म कर देगा। अर्नव बिना कुछ कहे निशा के सामने आकर उसे कवर कर लेता है। वो रक्षक अपना दूसरा हाथ अर्नव की तरफ बढ़ाते हुए उस कैरी बैग को देखकर कहता है, वो मुझे दे दो। अर्नव किसी भी हालत में उस बैग को नहीं देने वाला था, लेकिन निशा और उसकी जान को खतरा भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी निशा अर्नव को साइड करती है और उस रक्षक के पीछे अपने हाथ से इशारा करते हुए एक्साइटमेंट के साथ कहती है, अरे मारीच, तुम यहाँ। वो रक्षक हैरानी से पीछे देखता है। निशा अर्नव को पिंच करती है और अगले ही पल अर्नव उसके सर पर निशाना लगाकर वो कतार फेंक देता है। वो रक्षक भी वहीं गिर जाता है। अर्नव निशा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मारीच तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इधर विशिंग वेल के बाहर माहौल अभी भी खतरनाक था। बहुत सारे रक्षक जमीन पर पड़े थे। इधर रक्षक मरते जा रहे थे और वहीं और भी रक्षक लगातार आते जा रहे थे। समायरा और विवेक भी अब तक थक चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकते थे। विवेक लड़ते हुए समायरा के पास आ जाता है और उससे कहता है, ये क्या हो रहा है? ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहे? समायरा कहती है, उस मारीच ने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तैयारी कर रखी थी। पता नहीं हम इन सब को कैसे रोक पाएंगे। ये कहकर समायरा एक नज़र दृष्टा पर डालती है, जो अभी तक राक्षस से भिड़ी हुई थी। समायरा शुक्रगुजार थी, क्योंकि दृष्टा नहीं होती तो राक्षस ने कब का ये सब खत्म कर दिया होता। ये सब चल रही था तभी एक तेज रोशनी वहां से होकर गुजरती है और विशिंग वेल के अंदर चली जाती है। उस रोशनी के वहां से गुजरते ही लगभग 25 से 30 रक्षक धूल में बदलकर वहीं उड़ जाते हैं। ये देखकर विवेक हैरानी से कहता है, अभी अभी क्या हुआ? क्या? समायरा विवेक की बात बीच में ही काटते हुए संजीदगी के साथ कहती है, वो आ गई। विवेक अपने सामने कम हुए रक्षकों को देखते हुए कहता है, क्या पद्मिनी यहाँ एक राउंड और नहीं मार सकती? पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। अचानक से उन रक्षकों के साथ ऐसा होते देख वहां सभी हैरान रह जाते हैं। दृष्टा ने भी पहले कभी इतनी पावरफुल एनर्जी फील नहीं की थी। इधर मारीच से लड़ते हुए युवराज अब कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन वो किसी भी हालत में मारीच को सुहानी तक पहुंचने नहीं दे सकता था। अब पद्मिनी का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वहीं सुहानी अपना सर पकड़कर घुटने के बल जमीन पर बैठी थी। उसे अब एक के बाद एक अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही थी। उसका उसके मम्मी पापा के साथ होना, विवेक से उसकी दोस्ती, उसका उस अघोरी के पास जाना और उस अघोरी का सुहानी के सर पर हाथ रखना। एक एक बात उसे याद आती जा रही थी। तभी अचानक से मारीच युवराज पर एक शक्तिशाली वार कर देता है और युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अब मारीच से नहीं लड़ पाएगा। युवराज को इस हालत में देखकर सुहानी भी होश में आती है और उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। सुहानी युवराज को सहारा देखकर वहीं बैठा देती है और उसकी फिक्र करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ठीक हैं ना? युवराज दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ लंबी लंबी सांस ले रहा था। मारीच धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बस इतना ही। मुझे लगा था जिसका जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, उसमें इससे ज्यादा ही शक्ति होगी, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। सुहानी उस साए को घूरते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। उस साए से मारीच की आवाज आती है, हाँ, बातें बहुत हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद से इसका कवच तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे ही हाथों इसकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए मारीच जब युवराज और सुहानी से कुछ कदम ही दूर होता है, तभी वो तेज रोशनी उन दोनों के बीच आकर रुक जाती है और अगले ही पल वहां पद्मिनी खड़ी होती है। पद्मिनी उस साए को घूरते हुए गुस्से से कहती है, लगता है तुम मुझे भूल गए। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।